ठीक है। हाय बच्चों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, हमने अभी तक मैटर पढ़ लिया, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उनका मेजरमेंट पढ़ लिया। अभी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो थी वो हमने पढ़ी। ठीक है, और वो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्निफिकेंट नंबर से। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। ठीक है, इफ the value of Avogadro number, ठीक है, Avogadro number is 6.022 into 10 raised to 23 पर मोल। ठीक है, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं एंड द value of Boltzmann constant is 1.380 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin, then the number of significant figures in the calculated value of R universal gas कांस्टेंट इज। ठीक है, ये तुम्हारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, तो जेई एडवांस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएगा, सिग्निफिकेंट नंबर से भी आ सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना जरूरी है। ठीक है, इसको अगर जो जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से तुम्हें अवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं पता होगा, बट अगर तुम्हें पता हो कि ये क्या है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आई थिंक विथ वट एवर यू हैव बीन टॉट यू कैन डू दिस। ठीक है जी, तो अवोगाड्रो नंबर होता है Na, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है हम आगे आगे धीमे धीमे देखेंगे, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी जब जस्ट वैल्यूज या इनके रिलेशनशिप लिख रहा हूं। अवोगाड्रो नंबर होता है Na। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को R से, और K जो होता है वो होता है R/Na। ठीक है, दिस इज तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाड्रो नंबर। तो अगर मैं देखूंगा तो R क्या आएगा? K इंटू अवोगाड्रो नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब तुम्हें ये पता चल गया। तो ये तो बस ऐसा था कि उन्होंने एक कुछ कॉन्टेक्स्ट देना था इसको, इसलिए ऐसा पूरा नाम करके दिया। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर्स हैं तुम्हारे पास, उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फाइनल नंबर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये हम देख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो R इक्वल टू के इंटू एन आ गया। ठीक है, R इक्वल टू के इंटू एन आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे? R विल बी इक्वल टू के इंटू एन ए, which is 6 point कितना ये 1.1380 into 10 raised to minus 23 into 6.022 into 10 raised to 23। अभी क्या मोल क्या वो सब यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं। ठीक है, इक्वल टू, तो जो R की वैल्यू आएगी वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आएगी। हमें ये चीज मैंने बताई थी उस वक्त कि कभी भी किसी नंबर को अगर तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तो उसकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप रिटेन कर लेते हो। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए भाई? 3 तो नॉन जीरो है, लेकिन ये किसके बाद है? इसके बाद और डेसिमल के बाद भी है, मतलब नंबर के बाद और डेसिमल के बाद दोनों है। तो क्या होगा? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें कितने? 3 तो नॉन जीरो है, ये जीरो बीच में नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो इसमें भी 4 हो गए। ठीक है, याद होगा तुम्हें मल्टीप्लाई, अभी चाहे इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। भाई 4 इसमें है, 4 इसमें है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? फाइनल रिजल्ट में मैक्सिमम नंबर या जो
सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं रिजल्ट में, वो होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दी ओरिजिनल नंबर्स। इन दोनों में से सबसे कम किस में है, इनफैक्ट दोनों में ही इक्वल है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो फाइनल मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आएगा उसमें भी 4 ही होंगे। क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट में जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है इन दी ओरिजिनल नंबर्स वही आता है। अब मिनिमम तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, या दोनों ही मिनिमम कह सकते हो, 4 4 है, ठीक है। तो द फाइनल आंसर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, और ये आया है जेईई 2014 एडवांस, ठीक है। तो कोई अगर तुम्हें डराए ना कि एडवांस नहीं क्लियर हो सकता है, जेई मेंस बहुत ही टफ चीज है, इट इज नॉट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जो सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे और एक एक चीज को, छोटी छोटी चीज को पकड़ लोगे, इट विल बी अ ब्रीज। एंड आई एम टेलिंग यू, केमिस्ट्री इज अ रैंक मेकर। कोई कुछ भी कहे, सबको पता है केमिस्ट्री इज द रैंक मेकर, बिकॉज इट सीमिंगली इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, वेरी a subject where you have to mug up a lot of things, but it is a very 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 simple subject और easy scoring है भाई। मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेके कर लेना, ठीक है। और रैंक बनाता यही है भाई, अगर तुम्हारे 4 मार्क्स इसमें एक्स्ट्रा आते हैं और किसी के 4 मार्क्स मैथ्स में एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है, वो मार्क्स 4 ही हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैथ्स में है या केमिस्ट्री में है, ठीक है। वो कब फर्क पड़ता है, मान लो तुम्हारे और किसी के 200 नंबर आ गए दोनों के, फिर उसके बाद क्या होता है, जब नंबर सेम आ गए तो रैंक सेम होनी चाहिए, लेकिन रैंक सेम नहीं होती, फिर क्या करते हैं, तुम्हारा जो सबसे टफ सब्जेक्ट था, जैसे मैथमेटिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, वहां पे मैथमेटिक्स के नंबर्स की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि तुमने उससे सिर्फ एक क्वेश्चन ज्यादा कर लिया, you will get at least 4 marks more than that person, तो कभी मैथ के नंबर को कंपेयर करने की नौबत ही नहीं आएगी। समझ में आया? तुम्हारी रैंक उससे ज्यादा ही होगी। so, अगर कोई बोलता है ना मैथ्स और फिजिक्स रैंक बनाते हैं, झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है जी। ये तो तुम्हारा ये क्वेश्चन हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स व्हिच इज डायमेंशन। पहले तो यार यूनिट फैक्टर की बात कर लेते हैं। यूनिट फैक्टर, भाई यूनिट फैक्टर मैंने उस दिन भी पढ़ाया था थोड़ा सा, ठीक है। आज बस 2-3 चीजें लिखवानी है उसके बारे में। यूनिट फैक्टर क्या होता है भाई, हम 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सेम क्वांटिटी की यूनिट, लेकिन 2 अलग अलग सिस्टम्स में, उनके बीच में जब हम कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं, उसके लिए यूनिट फैक्टर काम में आता है। जैसे 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे मैंने क्या निकाला था, 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड उल्टा करके डिवाइड करेंगे तो भी 1 आएगा। तो दिस एज वेल एज दिस, these two are called unit factors, ठीक है। ये तुम्हारे कन्वर्जेंस में काम आते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट्स, ठीक। उस दिन हमने करके भी देखा था, हमने 5 फीट को कन्वर्ट करके देखा था सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, याद होगा। 1.52.4 सेंटीमीटर्स आया था, उसको फिर हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था। क्लियर होगी ये बात? तो दिस इज द फंडा ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है। अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। मैंने क्वेश्चन तुमको शायद उसमें डीपीपी में भी दिया था, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट लिख लो इसके बारे में। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट बोल ही देता हूं, सिंपल पढ़ देते हैं इसको। बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड यूनिट फैक्टर्स है। इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाई, अगर कोई नंबर इनमें से किसी एक से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा, क्यों, 1 है ना इनकी वैल्यू, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो कभी चेंज नहीं होता। तो लिखो, इफ सम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय दीज यूनिट फैक्टर्स दैट इज 1, it will not be affected at all, it will not be affected at all। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये कहता है, ये जो यूनिट्स हैं इनको हैंडल कैसे करना चाहिए, जस्ट लाइक नंबर्स। कैसे, मान लो मैं कहता हूं 5 फीट, ये तो उसी दिन वाला एग्जांपल हो गया। चलो कुछ और करते हैं, लेट्स, ये तो तुम कई बार कर चुके हो इसलिए मैं इस वाले को ले रहा हूं।
1 आवर में कितने सेकेंड्स हैं, ठीक है। तो 1 आवर में इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, ठीक है। तो इसके दो यूनिट फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 1 आवर अपॉन 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट किसके इक्वल होता है भाई, 60 सेकेंड्स के, ठीक। तो इसको तुम यूनिट फैक्टर्स कैसे लिख सकते हो, हालांकि तुमको लग रहा होगा कि ये अलग से मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं, लेकिन करने का तरीका यही है, तुम इसका शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी निकाल चुके होगे इन योर कैलकुलेशंस, ठीक। लेकिन डजंट मैटर, इसको कर लो, क्योंकि कहीं कंफ्यूजन आएगा तो दिस विल ऑलवेज बी देयर टू फॉल बैक अपॉन, ठीक है। ये हो गया इन दोनों में से, ये इसके यूनिट फैक्टर्स आ गए। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। तो कन्वर्ट करते वक्त जैसे 1 आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर को पहले में मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब ये तीसरा पॉइंट है जो अभी मैं बोल रहा हूं कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ये यूनिट डिनोमिनेटर में हो, जिसको तुम्हें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 मिनट्स अपॉन 1 आवर किया जाएगा। अच्छा, अभी हमें मिनट्स को भी तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, 1 मिनट 60 सेकंड अपॉन 1 मिनट, तो ये आएगा, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला नहीं, ठीक है। 60 सेकंड्स अपॉन 1 मिनट, तो ये आर से आर कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगा, 60 इक्वल्स टू कितना जाएगा, 3600 सेकंड्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ये भी क्वेश्चन तुमको करने हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी लिख लो, पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर तीसरा पॉइंट लिख लो, इसको रिवाइंड करके लिखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, द न्यूमरेटर शुड हैव दैट पार्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट, द न्यूमरेटर शुड हैव दैट पार्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना और ये वाला क्वेश्चन भी, ये एग्जांपल भी कर लेना, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी किलोमीटर्स डज 1 माइल हैज, ठीक है। 1 माइल में 5280 फीट होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना भाई, बस ये तुम्हारा इतना काम आ जाएगा, बाकी सब तुम्हें पता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेना, और ठीक है, 2 लीटर मिल्क इन मीटर क्यूब, ठीक है। मतलब 2 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये 2 क्वेश्चन कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। रिवाइंड करके देख लेना, रिवर्स करके देख लेना भाई, यूनिट फैक्टर। अब एक डायमेंशनल एनालिसिस है, ये तुम्हारा फिजिक्स में बेहतर पढ़ाया जाता है, ज्यादा पढ़ाया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अभी इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत छोटे तरीके से बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन हमारे उसमें कहीं कहीं दिख जाते हैं और स्कूल में शायद तुमसे पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मास हो गया, ठीक है, मास की यूनिट क्या होगी, या तो केजी होगी या ग्राम होगी, है ना, या पाउंड होगी, इस तरीके से कुछ ना कुछ होगी। केजी के अलावा ठीक है, टन्स भी हो सकती है ना, मेट्रिक टन्स है, वो सब हो सकती है। एक समझ लो कि मास की कुछ यूनिट्स है, फिर लेंथ की कुछ यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, लेंथ की कुछ यूनिट्स हो सकती हैं, मीटर्स हो सकता है, इंच हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइम की हो सकती है, टाइम की तो सेकंड हो सकती है, आवर हो सकती है, मिनट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे दिए हैं इनको डायमेंशंस बना लेते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लो मैं लिख रहा हूं 1 मीटर, ठीक है, मीटर क्या है, लेंथ की वो है, तो उसको मैं डायमेंशंस में कैसे लिखूंगा, L⁻⁴, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेंथ ⁻⁴। एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, L का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर,
आर बी क्लियर? ठीक है, लेट्स से स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें क्या लिखूंगा, मीटर क्या है लेंथ, सेकेंड्स क्या है टाइम, टाइम की यूनिट, टाइम की पावर क्या है -1। ठीक है, इसी तरीके से डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 हो, बस मैं यूनिट लिख देते हैं, मीटर को ऐसे लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर को मीटर पर सेकंड कर सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब क्या लिखोगे, केजी क्या है मास की यूनिट है, तो मास को कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। दूसरा वाला खत्म हो गया। ठीक है, तो मास को हम लेते हैं एम, पहले तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है एम। अच्छा, मीटर किस में है, मीटर लेंथ हो गया, और लेंथ की ये मीटर की यूनिट क्या है -3। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करो, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, या m s रेस टू -2 क्या हो जाएगा l, मीटर्स है ना, लेंथ हो जाएगी। m कभी दिया हो तो ये कैपिटल M मत ले लेना, m मतलब मीटर्स, मीटर्स किस लिए, लेंथ की यूनिट है। ठीक, t रेस टू -2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फोर्स की, फोर्स क्या होती है, तो 1 न्यूटन को अगर मुझे चेक करना हो कि इसके डायमेंशंस क्या है, ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बेसिक यूनिट्स में पहले कन्वर्ट करो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है भाई। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसकी अगर मेरे को न्यूटन की डायमेंशंस लिखनी हो तो kg मतलब m, मीटर मतलब लेंथ, और t mlt -2। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला निकल के आता है, तो हमें फॉर्मूला को चेक करना होता है कि जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में उस क्वांटिटी का फॉर्मूला है भी कि नहीं। ठीक है, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है, जैसे F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। ठीक है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो p यहां पे मोमेंटम हो गया। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी। ठीक, तो उसी को देख लेते हैं, तो p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक है, मास और v इज वेलोसिटी, तो मास को कैसे लिखेंगे, केजी में लिख सकते हैं, वेलोसिटी को मीटर्स में लिख सकते हैं, और पर सेकेंड या ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी डायमेंशंस क्या हो गई, m l t -1, ये हो जाएंगे कि नहीं p की। ठीक है, अच्छा, और फिर dp बाई dt की करो, ये बाई t है ना, टाइम से इसको डिवाइड किया है, तो टाइम की एक और यूनिट आ जाएगी -1 में। ठीक, तो इसमें अगर इसकी डेफिनेट वो लिखूंगा तो कैसे आएगी, m l t -1 अपॉन t रेस टू, ये t आ जाएगा मतलब, तो इसको ऊपर लेके आऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये इसको सबको मिटा दो, देख लेना भाई, इसको स्क्रीनशॉट लेके करना हो या रिवर्स करके करना हो कर लेना इसको। अब बस ये बता रहा हूं इसका यूज क्या है, कि ये जो है किसी फॉर्मूले की वैधता को, कि वैलिडिटी क्या है, उस वैलिड है भी कि नहीं, उसको चेक करने के लिए है। ये आ गया, तो इसके हिसाब से इसकी यूनिट क्या आएगी, dp बाई dt की यूनिट क्या हुई, सॉरी dp बाई dt की डायमेंशंस क्या हुई, m l t -2, है ना। अभी फोर्स की क्या होती है, फोर्स का हमने देखा न्यूटन्स में होता है, न्यूटन्स की हमने क्या देखी थी, m l t -2 देखी थी। फोर्स की जो आई थी, सॉरी न्यूटन की जो आई थी वो आई थी m l t -2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी डायमेंशन सेम है, राइट हैंड साइड पे भी डायमेंशन सेम है, तो डायमेंशनली वो फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, उसके बीच में रेशियोज कैसे हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशनली वो फॉर्मूला करेक्ट है। डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट होता तो हम फॉर्मूले को उसी तुरंत नकार देते। ठीक, लेकिन डायमेंशनली फॉर्मूला करेक्ट है, तो इस तरीके से यूज होता है। ठीक है ना, तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, लेट्स से टॉर्क एंड एनर्जी, इनकी यूनिट्स को का डायमेंशंस लिखो, डायमेंशंस ऑफ दीज क्वांटिटीज
डायमेंशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ दीज, ठीक है, पहला काम ये करना, एंड रिलेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, इसकी डायमेंशंस के बीच में, इसकी यूनिट्स की डायमेंशन के बीच में और इसकी यूनिट्स की डायमेंशन के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन तुम्हारे उस असाइनमेंट में भी है, क्लियर होगी बात, अभी से मिटा देते हैं, ठीक। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। अब तुम्हारा थोड़ा बहुत केमिस्ट्री शुरू होने लग जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें थी, ये करानी जरूरी है, अब जाके तुम्हारा फाइनल, एक सेकंड देखो, यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम केमिकल लॉज, ठीक है। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके, ये तुम पहले पढ़ चुके हो, ये तुम पहले पढ़ चुके हो। इसमें क्या, इसका एक्सप्रेशन क्या है, या जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, या कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, ठीक है। या फिर इसका दूसरा स्टेटमेंट होता है, इन अ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मास रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज मास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द मास ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसके जो ये स्टेटमेंट्स है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। मैटर, मास की जगह मैंने मैटर की जगह मास बोला था, इसको मैटर ले लेते हैं। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, matter can neither be created nor be destroyed in any chemical or physical process, ठीक है, और in a chemical process, chemical or physical process, mass is conserved, that is mass on left hand side is equal to mass on right hand side, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्लियर होगी भाई बात ये, ठीक। ओके, इसके कुछ एग्जांपल लें, ठीक है। इसमें एक चीज और लिखनी है बस, हमें ये ध्यान रखना है भाई, एक जैसे एनर्जी के लिए बात बोलते हैं ना, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, ऐसी इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप टू द अदर, ठीक है। ये हो गया, इसको रिवर्स करके दोबारा से लिख लेना, मैं एक कुछ एग्जांपल दे रहा हूं तुमको, पहले से मिटा देते हैं, ठीक है। बड़े बोर्ड का जुगाड़ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए भाई, अरे पूरे मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें वो कहना क्या चाहता है, जैसे कोई केमिकल प्रोसेस लेते हैं, तो केमिकल प्रोसेस में लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर एक एरो बना होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सबको पता होगा कि नहीं, है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड पे उनको रिएक्टेंट कहते हैं, जो राइट हैंड साइड पे उनको प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है या केमिकल प्रोसेस हो गया है,
ठीक है। तो वो कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि रिएक्टेंट का जो मास है, अच्छा दो केसेस है, पहला केस तो केस 1, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, पूरा का पूरा रिएक्टेंट्स या ऑल द रिएक्टेंट्स गेट कंज्यूम्ड, ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर रिएक्टेंट पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर होगी बात, ये हम कहेंगे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है कि भाई मास पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, रिएक्टेंट का मास पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, तो केस 2 क्या जाएगा, व्हेन not all the reactants get consumed, ठीक है, सारे के सारे रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं होते, तो हम क्या कहेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट। भाई अगर कंज्यूम नहीं हुए तो जब प्रोडक्ट पूरा बन जाएगा, जितना वो बन सकता है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ रिएक्टेंट तो बचा होगा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो हमने इनिशियली लिया, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, यही तो हुआ, ठीक है। तो जो कॉन्जर्वेशन ऑफ मास की वो बात कर रहा है, कह रहा है कभी भी अगर तुम कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस करते हो तो एक तरफ का जो मास, जो स्टार्टिंग मटेरियल्स का मास होगा, वही इक्वल टू जो फाइनल मटेरियल तुमको मिलेगा, मैटर तुमको मिलेगा, उसके मास के, ठीक है। इन केस पूरा का पूरा रिएक्ट नहीं होता तो हो सकता है थोड़ा बच जाए, और जो बचेगा उसका मास, the total mass that we started with will be equal to mass of the product plus mass of the unreacted reactant, clear हो गई भाई ये बात, ठीक है। ओके, सो या दिस इज प्रीटी मच इट। अभी इसमें कुछ एग्जांपल लेंगे, लेकिन ठीक है, तो एक आधा एग्जांपल लेते हैं। पहले तो वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं भाई मैं, ठीक है, रिवर्स करके लिखें, नोट्स बनाते रहें, अभी से नोट्स बनाते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। 10वीं की आदत मत डालो कि एंड में सब कुछ करना है। अगर किसी को जेई निकालना है, किसी को एनआईटी में भी जाना है, किसी को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, और छोड़ो इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी अच्छे डिजाइन कॉलेज में भी जाना है, ठीक है, तो भी तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए हैं, ठीक। जैसे अगर तुम यूसीड का एग्जाम्पल देते हो, एग्जाम दोगे, यूसीड पता है सबको, यूसीड इज द एग्जाम फॉर डिजाइन कोर्सेज इन आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। अगर तुम्हें उसका एग्जाम देना है तो भी तुम्हें एक लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा ये सब चीजें। और मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने 2 साल ये लगा लिए अपने लाइफ केस पे, यू नो, a lot of things like a horizon broadens for you, your horizon broadens for you, ठीक है, बड़ा सोचने लगते हो, ठीक है। ये बीएसएम में या डीएवी में या फिर क्वांटम में एडमिशन की नहीं सोचते हो, फिर तब तुम बड़ा सोचते हो थोड़ा। हो सकता है कि तुम्हें फोटोग्राफर बनना हो तो तुम प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए रॉयल स्कूल ऑफ डिजाइन लंदन जा सकते हो, ठीक है। तो तुम बड़ा सोचोगे, तो बड़ा सोचना लाइफ में। आईआईटी नहीं जाना कोई बात नहीं, एनआईटी जाओ, एनआईटी नहीं जाना तो ठीक है, किसी और चीज में चले जाओ, एनआईडी जाओ, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, उससे बड़ा क्या है इंडिया में, ठीक है। तो एनीथिंग जो भी तुम्हारा रुझान है, उसका रास्ता इसी से होकर जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो जी, अब बात करते हैं किस चीज की, हाँ, क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल में लेट्स से मैंने H2O लिया, ठीक है, मैंने 100 ग्राम H2O लिया इन लिक्विड फॉर्म। मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया और H2O गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे H2O पूरा का पूरा मैंने इसको गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ कितना होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये भी 100 ग्राम होना चाहिए। क्लियर है? कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी एकदम से समझ में नहीं आता। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, यहां पे तुम्हारे पास 100 ग्राम H2O है, ठीक है। लेट्स से इसमें, अब इसमें कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे,
है ना, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। मैंने इसको हीट अप करना शुरू कर दिया, अगर मैंने इसको हीट अप करना अगर शुरू कर दिया तो क्या होगा, धीमे 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 यही मॉलिक्यूल्स यहां से यहां होते होते यहां गैस के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत पास पास थे, यहाँ वो काफी दूर दूर हो गए। तो याद होगा मैंने ये स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया था, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था, उसमें इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम कर दिया, या फिर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इनकी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से जो दूर खींचने वाले फोर्सेस है वो बढ़ गए, तो इसलिए मैंने दूर खींच के इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अब मैं कह रहा हूं, जब मैंने इसमें ये आग देनी या एनर्जी देनी शुरू करी, इनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, यही मॉलिक्यूल्स यहां से कन्वर्ट छोड़ छोड़ के इधर जाने लगे। तो जो मॉलिक्यूल्स यहां पे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, यहीं से तो आ रहे हैं ना। इसका मतलब इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट होंगे, है ना। ठीक है, लेट्स से इसके अंदर जब मैंने इसको जलाना, इसको एनर्जी देना शुरू नहीं किया था और यहाँ पे कुछ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं थे, उस वक्त लेट्स से n मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल। मैंने इसको हीट किया, उसके बाद ये पूरे का पूरा यहाँ से सूख गया पानी, यहाँ कुछ पानी नहीं बचा, सब यहाँ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वाटर के यहाँ पे सारे के सारे यहाँ आ गए। तो फाइनल जैसे एट t इक्वल्स टू 0 यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ 0 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो इसको दूसरे पेन से कर देते हैं तब तुमको थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है, शुरुआत में यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ 0 थे। ठीक है, फिर एट t इक्वल्स टू सम t टेम्परेचर, यहाँ पे कुछ n माइनस n डैश होंगे, और जो n डैश यहाँ से कम हुए वो सारे के सारे यहाँ आ चुके होंगे। छोटा है थोड़ा तो इसलिए यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करना कि तुम थोड़ा अच्छे से लिख पाओ। क्लियर होगी बात। अच्छा, एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब उस टाइम तक जब यहाँ पे बिल्कुल 0 हो गए, तो यहाँ पे अब कितने बचे, 0 बच चुके हैं, खत्म हो गए, लिक्विड तो अब खत्म हो गया, अब ये सारा का सारा गैस में आ गया। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी n मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल का मास x है तो इधर मास कितना रहा होगा, n इंटू एक्स मास, और इस केस में यहाँ पे कितना मास आ जाएगा, n इंटू एक्स। क्लियर है, तो मास यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, दो डिफरेंट उसमें। तो मास इज कंजर्व्ड इन अ फिजिकल प्रोसेस, एटलीस्ट यू हैव सीन दैट कि फिजिकल प्रोसेस में तो कंजर्व्ड है ही है। गॉट इट। ठीक है, इसको मिटा दो, मतलब मैं मिटा रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लेना। इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड CO2। लेट मी से कि मतलब इसके 12 ग्राम मैंने यूज किए, ठीक है, और इसके मैंने 32 ग्राम यूज किए। ठीक है, हालांकि मैंने अभी तुमको मोल नहीं समझाया, लेकिन लेट से कि ये 1 मोल है और ये 1 मोल है और इसका भी 1 ही मोल आया है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसके 12 ग्राम आएंगे, इसके भी 12 ग्राम आएंगे। ठीक है, और इसके 1 मोल में ये 12 हो गया और ये कितने हो गए, 32, 16 दूनी 32, कितना आएगा 44। ठीक है, तो अगर ये 12 ग्राम की बात करो और ये 32 ग्राम की बात करो, इन दोनों का सम जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, जो जिस मास से हमने स्टार्ट किया था वो कितना है, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44 ग्राम। अच्छा, और बाद में जो फाइनली आया प्रोडक्ट उसका कितना मास है, 44 ग्राम्स। तो यहां से तुम देख सकते हो कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो प्रूव होता है। और ये ध्यान रखना, जब कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे कोई क्वेश्चन आएगा या पूछेगा कि ये कौन सा लॉ इलस्ट्रेट करता है, जो भी उसने क्वेश्चन पूछा है, तो हमें हमेशा ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का मास राइट हैंड साइड से इक्वल आ रहा है कि नहीं। आर वी क्लियर।
ठीक है, सो दिस इज दैट सिंपल। इसका कोई एग्जांपल है हमारे पास? यस वी हैव। ओके, तो ये क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है ये भी ले लेते हैं। होपफुली ये रिएक्शन तुम्हें पता होगी, नहीं पता होगी तो आज पता चल जाएगी। ये कह रहा है 1.7 ग्राम्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये होता है भाई, नहीं पता हो किसी को तो आज देख लो। ठीक है, इसे हमने लिया 100 ml वाटर में, H2O लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास एक और ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें 0.585 ग्राम ऑफ NaCl, सॉल्ट बोल रहा है वो, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, नॉट सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसको भी हमने क्या किया, 100 ml H2O में डिसॉल्व कर दिया। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इसकी कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। अभी इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, इस सॉल्यूशन को हमने मिला दिया किसी एक बीकर में। ठीक है, एक बीकर में हमने इन दोनों को मिला दिया। ओके, अच्छा अभी इससे क्या बना, वो कह रहा है कि इससे बना 1.435 ग्राम ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड AgCl बना, और साथ में क्या बना, प्लस 0.83 ग्राम ऑफ NaNO3। ये तुम्हारा बना है, ये उसने इंफॉर्मेशन दिया है। क्लियर होगी बात? इसका इसलिए सिग्निफिकेंस ये क्योंकि ये रिएक्ट करेगा नहीं, पहले भी 200 ml ही था, बाद में भी 200 ml रहेगा। ठीक, अब क्या करना है, वो पूछ रहा है कि इलस्ट्रेट करो दैट दिस शोज दिस इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैं इसको एग्जांपल के तरह समझाता हूँ। ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लेना पड़ेगा। कैसे, देखो भाई, कभी भी जब कभी ये रिएक्शन होगी तो इसमें हो क्या रहा होता है, Ag ऐसा कुछ हो रहा होगा ना, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, इन दोनों को मिलाया और उसने क्या बताया, AgCl बना ना, Ag यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया। ठीक है, तो प्लस क्या बचा, NaNO3। ठीक है, अब वो मासेस लिख लेते हैं साथ साथ। इसमें क्या बताया, तो उसने 1.7 ग्राम्स, इसके उसने बताया 0.585 ग्राम्स बताया, इसके उसने बताया 1.435 ग्राम्स, और इसके उसने बताया 0.83 ग्राम्स। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ओके, तो अब कैसे बताएंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि ये इलस्ट्रेट कर रहा है? भाई लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड के मास के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो कि बच गया है, बचा नहीं है। जितना यहाँ यूज होना था उतना पूरा का पूरा, सॉरी जितना यहाँ यूज की इनिशियली रखा उतना पूरा यूज होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तुम इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 1.7 प्लस 0.585। ठीक है, 5 8 7 5 12, हाथ से लगे 1 2, 2.285 आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ पे कितना आ रहा है, 1.435 प्लस 0.83 कितना है, 5 6 8 6 14 का 4, हाथ से लगे 2। ये क्या है, व्हाट इज दिस? अच्छा ना कुछ गलती तो नहीं हुई, 85 है ना, 83 क्यों है, अच्छा 85 है यार, ये सॉरी दिस इज 85। और यहाँ पर क्या हुआ है, 1 पॉइंट, कुछ गलती हुई है क्या, एक सेकंड, इसकी वैल्यूज में गलती है शायद, रुको। 585 1.5, तो ये कितना आ गया, 7 5 12 का 2 हाथ से लगे 2.2, और ये कितना आया 1 5 8 5, नहीं गलत दिए, ये वैल्यूज गलत दिए हैं। 0.85 मान, चलो इसको 85 मान लेते हैं, तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ, माय बैड। ठीक है, 2.285 2.285। तो कैन यू सी कि रिएक्शन, जो रिएक्टेंट्स है उनका मास भी और जो प्रोडक्ट्स है उनका मास दोनों का सेम है, तो मास इज कंजर्व्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसमें 200 ml ऑफ वाटर तुम और ऐड कर सकते हो इधर,
क्योंकि वो रिएक्ट करा नहीं तो वैसे ही रहेगा, और इधर भी वो वैसे ही रहेगा। ml नहीं, इसको ग्राम्स कर लो क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। वैसे ध्यान रखना, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे 1 ग्राम पर ml ली जाती है। तो अगर मैं 100 ml बोल रहा हूं तो इट इज अंडरस्टूड कि इसका मास 100 ग्राम्स ही होगा। क्लियर हुई बात? तो सिंपल था ये। हाँ चलो जी, अब नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। अच्छा, ये जो पहला लॉ था ना, ये प्राउस्ट ने दिया था, सॉरी नहीं, लवोजियर ने दिया था। पहला लॉ जो था लवोजियर ने दिया था, ठीक है, पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो मैं बता रहा हूं दैट इज बीन गिवन बाय प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट बोलते थे उसको। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट proportion, law of constant and definite proportion। ओके, नाउ इसके बारे में जानते हैं। ये क्या कहता है? कहता है एनी कंपाउंड, एनी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, एनी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly the same ratio, same proportion of its elements by mass irrespective of its source or mode or method of preparation। यहां पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, any chemical compound contains always, compound always contains always contains exactly the same proportion of its elements by mass। अगर मैंने वेट भी लिखा होता तो भी ओके होता, क्योंकि मास और वेट इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं केमिस्ट्री में। इट्स एलिमेंट्स बाय मास irrespective of its source or mode or method of preparation। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, स्कूल में तो पूछी जाएगी। जेई में आज तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो जेई के हिसाब से बहुत कोई टफ चीज नहीं है, लेकिन क्या पता, हु नोज, आ भी सकता है। ठीक है, प्रेपरेशन, ओके, नाउ H2O, ठीक है, H2O का अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत पता होगा कि H2O का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 into 1, ठीक है, या ये कह लो, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं H2O, यहाँ पे कितना होगा 2 into 1, और यहाँ पे कितना होगा 16, तो इसको क्या लिखूंगा 2:16, तो क्या आएगा 1:8 आ जाएगा। तो H2O में H और O जो होते हैं वो हमेशा 1:8 के रेशियो में होते हैं बाय मास, हमेशा। अब ये हमेशा का मतलब क्या है वो देखो, तुम आरओ का पानी लो, ठीक है, किसी नदी का पानी लो, किसी नाले का पानी लो, किसी चाहे बारिश का पानी लो, चाहे तुम चांद पे जाके पानी लो, चाहे ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाके पानी लो, H2O, it will always contain H and O in the ratio of 1:8 by mass everywhere। ठीक है, तो चाहे तुमने आरओ से लिया चाहे चांद से लिया, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, ठीक है, या फिर अगर तुमने किसी एक तरीके से H2O बनाया, किसी दूसरे तरीके से H2O बनाया, तो उसमें इस केस में भी 1:8 उसका रेशियो होगा, और इस केस में भी 1:8 इसका रेशियो होगा। तो ये क्या एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अपन देंगे। तो ये प्राउस्ट, ये जो डेफिनेशन एक बार लिख लो और ये एग्जाम्पल लिख लो,
ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, दैट वाटर ऑलवेज कंटेन्स, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना, दैट वाटर ऑलवेज कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास irrespective of its source और method of preparation। ठीक है, ये इसको करो। इसके अलावा what all do we have? अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, पहले CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा पहले एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, लास्ट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शन। ओके, ये पॉइंट ये है, पॉइंट ये है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू आइसोटोप्स। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। जैसे H2O है, ठीक है, इसमें 1:8 का रेशो है, ये क्लियर है। अच्छा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट इज प्रोटियम, सेकंड इज ड्यूटेरियम एंड द थर्ड इज ट्राइटियम। तो ट्राइटियम तो छोड़ दो, अभी प्रोटियम ये होता है H जिसको हम लिखते हैं, और ड्यूटेरियम होता है जिसको D से लिखते हैं, होता वो भी हाइड्रोजन ही है लेकिन D से लिखते हैं। उसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, तो उसका जो मास आता है, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 आता है ना, इसका मास 2 आता है। तो D2O का अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 × 2 is 2, O तो 16 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, 2 × 2 4:16 विच इज 1:4। क्या इस वाटर में और इस वाटर में रेशियो सेम है? नहीं। आइसोटोप इसका यहाँ पे ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन का या प्रोटियम का ऑक्सीजन के साथ में जो रेशियो है 1:8 है, ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन के साथ में जो रेशियो है 1:4 है। तो इन दोनों के लिए डिफरेंट वाटर्स हो गए, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये नॉर्मल वाटर हो गए, हैवी वाटर हो गया, इन दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वाटर का ही मॉलिक्यूल एनीवेयर इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स, उसके लिए ये एप्लीकेबल है। इनफैक्ट D2O के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बीच में ये प्रोसेस लग सकता है या ये लॉ लगेगा। आर बी क्लियर? इसका एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसका एग्जांपल सबसे छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है ये, जैसे CO2, ठीक है, CO2 की अगर तुम बात करो तो CO2 में क्या है, 12:16 2 × 32, ये क्या आएगा 3:8, ठीक है, कहीं पे भी होगा तो हमेशा 3:8। अब इसको प्रूव करने के लिए छोटा और एग्जांपल ले लेते हैं। दैट एग्जांपल इज, ठीक है, एक मेटल था M, ठीक है, इसको क्या किया, हीटेड इन एयर, एयर में क्या होती है ऑक्सीजन, तो इसने कुछ MO टाइप का ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा प्रोसेस था, चलो इसको यहाँ लिखते हैं, एक दूसरा प्रोसेस था जिसमें इसको साथ स्टीम के साथ ट्रीट किया गया। इसको स्टीम में जब बना तो ये फिर से उसने वही ऑक्साइड बनाया, ठीक। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये मैं नहीं बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन बोल रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय मैं तुमको छोटे बिट्स एंड पीसेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमने जब 1.8 ग्राम्स ऑफ मेटल को 100% हीट किया और वो 100% चेंज हो गया MO में, तो हमें 3.0 ग्राम ऑफ MO मिला, ठीक है। आर बी क्लियर? क्या कह रहा है, M को जब हमने हीट किया एयर में तो सारा 1.8 ग्राम ऑफ M गॉट कन्वर्टेड इनटू 3 ग्राम्स ऑफ MO। आर बी क्लियर? ठीक है। अच्छा, M दूसरे केस में ये कह रहा है कि हमने 1.5 ग्राम्स ऑफ M लिया, उसे स्टीम के साथ ट्रीट किया और फिर हमें MO मिला कितना, 2.5 ग्राम्स ऑफ MO। आर बी क्लियर? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब वो कह रहा है कि इससे प्रूव करो कि ये जो वाला लॉ है ये होल्ड करता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि इसमें देखो, इसमें इसका प्रिपरेशन का तरीका अलग है, इसमें केस में मतलब इसका प्रिपरेशन का तरीका इसमें एक है
और ये दूसरा तरीका है एमओ के प्रिपरेशन का। आर वी क्लियर? तो पहला वाला तो किसके था, वो सोर्स से था, जो मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं किसका दे रहा हूँ, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, ये दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे 1m + O2, इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो ऐसा कुछ होगा ना वहाँ पे। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इस पे ध्यान मत देना कि सर यहाँ तो 2 हुआ है, यहाँ पे 1 नहीं, अभी अनबैलेंस लिख रहा हूँ। अब इनफैक्ट बैलेंस का इनफैक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इस केस में क्या होगा, m + H2O gives MO। ठीक है, पहले वाले केस में हमने 1.8 ग्राम्स लिए और इसके कितने मिले मेरे को, 3 ग्राम्स। तो अगर मेटल पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ है, इसका मतलब जितना मेटल हमने यहाँ यूज किया था वो पूरा का पूरा हमें यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना यहाँ रिएक्ट हुआ वो फाइनल प्रोडक्ट में तो मिलेगा ही, गायब थोड़ा ना हो जाएगा कहीं से। तो इसका मतलब इस केस में, इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे, इसका मतलब इस केस में 1.8 ग्राम एम हुआ। ठीक है, और टोटल जो एमओ मिला है कितना, 3 ग्राम मिला है। तो इसका मतलब क्या 1.2 ग्राम ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। सोचो 1.8 इसमें से, मतलब मान लो ऐसे पीस है, 3 ग्राम इसमें एमओ है, इसमें से सिर्फ 1.8 ग्राम जो है वो एम है, तो बाकी बचा क्या होगा, वो ही तो होगा। बाकी कितना है, 3 - 1.8 कितना आता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। या फिर इसको इस तरीके से ना लिखना चाहो तो इसमें लिखो, सिंस m = 1.8 ग्राम, therefore O = 3.0 - 1.8 ग्राम = 1.2 ग्राम। आर वी क्लियर? ये ठीक है, यस, ये बेहतर है। अच्छा, इस केस में मैं m/O लेता हूं, कितना आएगा, m कितना है 1.8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2, इट कम्स आउट टू 3/2। ठीक है, ये एक केस हो गया, किसका, पहले वाले का। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनके मासेस का रेशियो क्या है, पहले वाले एमओ में 3/2। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे वाले केस में क्या कह रहा है, m + H2O gives MO। अच्छा, इसमें कितना यूज किया है, 1.5 ग्राम्स। H तो इधर आया नहीं तो हम इसको काउंट भी नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा ये कितना मिला, ये 2.5 ग्राम्स मिला। ठीक, सेम चीज करनी है इसमें, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ा है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन कहीं उड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन अगर इसके साथ जुड़ा है तो कितना जुड़ा होगा, जो इसमें मेटल के बाद बच गया। ठीक, 2.45 ग्राम्स अगर एमओ है और एम कितना है इसमें 1.5, भाई सारा सेम चीज तो फॉलो होगी ना। ये जो मास है यहाँ पर m का, वही तो पूरा का पूरा यहाँ आया होगा। तो इसमें जो मास है m का वो कितना है 1.5, तो O का मास कितना होगा 2.5 - 1.5 कितना आएगा 1.0 ग्राम आया ना। O का मास कितना आएगा 1.0 ग्राम। ये क्लियर है, दोबारा बता रहा हूं, मास इसका m का जितना भी मास यहाँ पे था वो सारा का सारा MO में कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है तो मास कंजर्व रहेगा, खत्म होगा नहीं, तो जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे भी आ जाएगा। 2.5 में से इसका मतलब 1.5 तो m हो गया, बाकी बचा 1.0, वो क्या है, वो होगा। ये क्लियर होगी। इस केस में m/O कितना आ रहा है, m/O कितना आया 1.5 ग्राम अपॉन 1.0 ग्राम। दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी इक्वल टू, आर वी क्लियर। तो तुमने देखा कि हमने दो अलग अलग मेथड से इसको प्रिपेयर किया, उसके बावजूद भी ये 3/2 आया, दोनों में जो रेशियो आया। क्लियर है, दिस इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। कितना हो गया टाइम, 54 मिनट्स हो गए यार। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बाकी दो होंगे नेक्स्ट वाले में डाल दूंगा। क्लियर भाई ये, ठीक, दैट्स इट। चलो फिर बाय बाय, एंजॉय।